नमस्कार, मैं हूं अमरीश सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनकाउंटर। पॉलिटिकल इनकाउंटर में हम बात करते हैं राजनीति की उन तमाम मुद्दों की जो शायद आप तक नहीं पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो वो मिर्च मसाले के साथ पहुंचते हैं और देरी से पहुंचते हैं। लेकिन हम उन सभी चीजों को दुरुस्त करके आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं कि जो हकीकत है उससे आपको रूबरू कराया जा सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की, जिन पर इस वक्त सभी राजनीतिक दल खास निगाह लगा के बैठे हैं, और उसके तमाम मायने भी हैं। और वो मायने ये हैं कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा पर कब्जा कर रखा है, उस तिलिस्म को कैसे भंग किया जा सके, कैसे मिटाया जा सके, उस पर सभी सियासत पार्टियों की नजर है। लेकिन उन सभी पार्टियों ने क्या समीकरण बनाए हैं, क्या प्लान बनाए हैं, इससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। अगर हम बात करें पिछले 2 विधानसभा चुनावों की, तो आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है परफॉर्मेंस वाइज वो ऐतिहासिक रहा है। अगर हम पिछले ही चुनावों की बात करें तो 70 विधानसभा सीटों में 62 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी ने अपना लोहा मनवाने की फिर से वो मिसाल पेश की थी, जो उसने 2015 के चुनावों में करके दिखाया था। लेकिन 2020 का जो चुनाव था वो कुछ अलग था, और इस बार का जो चुनाव है वो अलग है। वो अलग क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे क्या मायने हैं। 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल थे, जो आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की मुखिया आतिशी हैं, और अरविंद केजरीवाल फ्रंट डोर से पार्टी को लीड तो कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे। और मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहे, वो कारण भी आप जानते हैं कि पिछले वर्ष में जिस तरीके से घटना घटी थी, आबकारी का मुद्दा उठा था, शराब घोटाले का मुद्दा उठा था, उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे। और जेल में रहने के दौरान तमाम वो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो या वो कांग्रेस रही हो, सभी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था कि अब तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो, अब तो जेल भी चले गए। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस दौरान ये कहते नजर आते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि हमको जेल भेजा गया है, मेरी पार्टी के मंत्रियों को जेल भेजा गया है, लेकिन वो तमाम जो एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग करके हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि जो हमारे ऊपर आरोप है वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल 10 वर्षों तक दिल्ली का कितना विकास किए हैं, वो 2025 में यानी अगले वर्ष जब चुनाव होगा, तब तो जनता जो वोट देगी उससे पता चल जाएगा। लेकिन आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली विधानसभा में जनता के मुद्दों तक पहुंचाने वाले अरविंद केजरीवाल फिलहाल सियासी मूड में हैं, और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर अगर कमांड करनी है, अगर सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को फिर से दूर करना है, तो अरविंद केजरीवाल को फ्रंट फुट पर होकर खेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को भले ही उन्होंने बैठा तो दिया है, लेकिन जनता से एक अपील के साथ उन्होंने आतिशी को शपथ भी दिलाई थी कि जनता अगर आगामी चुनावों में मुझे वोट देगी और फिर से आम आदमी पार्टी को सियासत के उस द्वार तक पहुंचाएगी जहां पर बैठने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों में भी अगर देखा जाए तो छटपटाहट है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब पुनः मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तभी लूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे दोबारा चुनकर भेजेगी। लेकिन यहां पर भी बात यह है कि पिछले वर्ष 23 फरवरी को
2020 में तक की ये सरकार का कार्यकाल है और 23 फरवरी तक कार्यकाल के दौरान पिछले बार अगर हम देखें तो 6 जनवरी को चुनाव की डेट निर्धारित हो घोषित कर दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। और इस बार भी 6 जनवरी या जनवरी के पहले हफ्ते में ही चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए। लेकिन पिछले बार जैसा कि देखा गया कि 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता और 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार भी अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करके सभी राजनीतिक पार्टियां, वो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों को यह मैसेज भेजने की कोशिश की है कि तुम चाहे जितने भाले फेंको, चाहे जितनी चुनौतियां दो, अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी उन सभी भालों को ढाल की तरह अपने ऊपर लेगी और दिल्ली की जनता से जो उसने चुनावी वादे किए थे, जो उसने पूर्ण करके दिखाए हैं, दिल्ली में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पानी हो, सभी पर काम किया है। और 2025 में अगर जनता फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता के गलियारे में, सत्ता के द्वार तक पहुंचाती है, तो अरविंद केजरीवाल तीसरी बार अब जनता तक ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल है तो दिल्ली में सब कुशल मंगल है। 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ और इंडिया गठबंधन ऐलान के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से एकजुट हुई और लगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए की सरकार को गिराने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हैं। लेकिन चुनावों से ठीक पहले जैसे ही इंडिया अलायंस में टूट हुई, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति नहीं बनी टिकट बंटवारे को लेकर, और उसके बाद से ही लगातार इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर आने लगी कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान क्या ये जो गठबंधन है वो गठबंधन धर्म की तरह होगा या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो फूट पड़ी है टिकट बंटवारे को लेकर, ये आगे भी देखा जाएगा। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने जब अपने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, ये देखने में जुट गई कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। लेकिन पिछले हफ्ते कांग्रेस ने भी अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित करके खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों विपक्षी दल पूरी ताकत के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खास बात यह है कि पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में जो दिल्ली में हुए उसमें कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी, और इस बार होने वाले चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी देखा जा रहा है। लेकिन यहां पर बात यह है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार जीतते हैं या नहीं वो तो आगे की बात है, लेकिन ये वो कैंडिडेट कितनी वोट काटेंगे दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट का, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा है और इस बार के चुनावों में भी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से 28 वो चेहरे हैं जिनमें से अधिकतर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के अरविंद केजरीवाल के साथ आए हैं। अब इसमें एक नया नाम जुड़ा है अवध ओझा का। अवध ओझा को भी पड़पड़गंज से टिकट देकर आम आदमी पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश जनता को की है कि शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कितनी सीरियस है। ये
सबको पता है। शिक्षा में काफी देखा जाए तो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, स्वास्थ्य के लिए काम किया है। दिल्ली में बिजली को लेकर जिस तरीके से मुफ्त बिजली दी है, उससे भी जो दिल्ली की जनता है वो आम आदमी पार्टी को सराहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य चुनाव समिति है उसने भी बीते गुरुवार को एक बैठक की और बैठक के बाद 21 लोगों की एक टीम बनाई गई, जिसमें सांसद मनोज तिवारी के साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ और भी नाम हैं जो इस बात को तय करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किन लोगों को टिकट दिया जाए जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ डट कर लड़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हर वो कामयाबी हासिल की है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पा रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये चुनौती है कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज थी और उनको हराने के बाद लगातार 10 वर्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे हैं। ये 2025 का चुनाव दिल्ली विधानसभा के लिए जरूर ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवारों के सिलेक्शन में शायद इसीलिए लेट लतीफी कर रही है क्योंकि वो फूक फूक के कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये चुनाव जीतना उसके लिए कितना अहम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत जाती है तो एक बड़ा संदेश विपक्षी पार्टियों को जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राज्यों में जीत तो हासिल की, लेकिन झारखंड में भी हम देखें पूरी ताकत लगाने के बावजूद वहां पर वो जीत हासिल नहीं कर सकी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अब कुछ ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये वो राज्य हैं जहां जीत दर्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अगर हम देखें तो बंगाल के भी चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में भी अगर तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को टक्कर देनी है तो दिल्ली चुनाव यानी दिल्ली का जो किला है उसको फतेह करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अब कुछ आगे बढ़कर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो साम दाम दंड भेद तक उतर चुकी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खासतौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये वन मैन आर्मी जब तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा है और आम आदमी पार्टी की ढाल बन के खड़ा है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस पार्टी को हराना, इस व्यक्ति को हराना मुश्किल होगा। और इसीलिए पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए शायद आगे आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं शराब घोटाले को लेकर, जिस पर पिछले दिनों यानी कि अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिरे नजर आए थे और अभी 2 दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत लेकर संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया था, तो वहीं आम आदमी पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। लेकिन इन आरोपों के बावजूद आम आदमी पार्टी कहती है कि 2 साल की जांच में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। अब उप
उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दी है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी। अब इस घटना के बाद अगर ये मुकदमा चलता है और जांच आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा उपचुनावों में दिल जान से जुटे अरविंद केजरीवाल की मुश्किल खड़ी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को यही वो समय होगा जब फिर से बागडोर जो है दिल्ली की उसके हाथों में आती दिखेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी टूटने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो लड़ाई आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है या कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है उसको उसने मजबूती से लड़ा है। और मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक इमोशनल मैसेज जनता के बीच में ये भी भेजा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे रहा हूं, दिल्ली की जनता के बेटे के भाई के रूप में इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, दिल्ली के लिए तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे इस जिस्म में खून का एक एक कतरा है। इसके कई मायने हैं। दिल्ली के जनता के बीच में ये इमोशनल बयान या इमोशनल मैसेज जारी करने के पीछे अरविंद केजरीवाल ये संदेश दिल्ली की जनता को देना चाह रहे थे कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास के लिए खड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से इस चुनाव में खड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह, हम देखते हैं कि लगातार चर्चाओं में रहने वाले संजय सिंह भी पिछले दिनों जेल गए थे और जेल से रिहा होने के बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने राज्यसभा में भी देखा उन्होंने किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को लताड़ लगाई, सत्ता पक्ष पे लगातार इल्जाम लगाया, गाहे बगाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न चाहते हुए भी कांग्रेस को समर्थन करना पड़ता है कि कांग्रेस को यह मानना पड़ता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो मुद्दे उठाते हैं वो वाकई सही है। लेकिन कभी कभी अति महत्वाकांक्षा की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। पिछले कई दिनों से देखा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बयान को किस तरीके से जनता तक पेश किया गया था। सदन में अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपने एक बयान में मैसेज दिया है कि मल्लिकार्जुन जी, इस्तीफा तो मैं दे दूं, लेकिन क्या मेरे इस्तीफा देने से आपकी राह आसान हो जाएगी? अगले 15 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के सपने देखना भी छोड़ दे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लगातार सभी पार्टियां उनको या बाबा साहब को अपने मैनिफेस्टो में जरूर शामिल करती है और उसके पीछे तमाम वजह भी तमाम मैनिफेस्टो में दी जाती हैं। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी एक वीडियो क्लिप के जरिए अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है और एक्स पर लिखा है, बाबा साहब अंबेडकर पर आज केजरीवाल छाती पीट रहे हैं। उन्हीं केजरीवाल की असलियत जरा देखिए। कभी ये खुद आरक्षण हटाने की बात करते थे, आज यही पलटूबाज केजरीवाल अंबेडकर जी पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी में दलित वोटर्स पर असल में दंगल है और इस दलित वोट बैंक को कौन कितना खींच पाता है, इस पर लड़ाई है।
अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह चूंकि पूर्वांचल से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासे सक्रिय रहे हैं संजय सिंह। अब वही संजय सिंह को दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग बसे हैं उनको खींचने की जिम्मेदारी है, उनका वोट बैंक लेने की जिम्मेदारी है। और अगले हफ्ते से संजय सिंह पूर्वांचल के जो इलाके हैं उनके दौरे पर रहेंगे, उनके साथ आम आदमी पार्टी के तमाम वो चेहरे रहेंगे। एक नया चेहरा अवध ओझा भी संजय सिंह के साथ आता हुआ दिखाई देगा। अवध ओझा भी लगातार जिस तरीके से देखा जाए उनके बारे में भी ये बातें आई कि वो पहले कांग्रेस में जाने के मूड में थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में शामिल किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने उनको पड़पड़गंज से टिकट भी दिया है, उम्मीदवार भी घोषित किया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां भी हैं, क्योंकि वो सभी तमाम मुद्दे जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल हमेशा उठाते रहते थे, अब नई जो योजनाएं हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, लाडली बहन और लाडली बहना योजना को पिछली सरकारों ने जिस तरीके से चलाया था, आने वाले जो चुनाव हुए, जो चुनाव अभी बीते हैं महाराष्ट्र में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता हुआ दिखाई दिया, उसकी सहयोगी पार्टियों को भी मिलता हुआ दिखाई दिया। अरविंद केजरीवाल खासतौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, इन पर काम करते हुए दिखते हैं और लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली का विकास भी किया है। ये बात भी आम आदमी पार्टी दम भर के कहती है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है केंद्र की। अब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने रहते हुए जिन प्रदेशों में जीत दर्ज की है, उन प्रदेशों का एक चार्ट दिल्ली की जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी प्रेषित करेगी और ये कहेगी कि हमने जो विकास दूसरे राज्यों में, जो विकास पहले खासतौर पर अगर दिल्ली से सटे हुए राज्यों की बात करें तो जिन राज्यों का खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जिक्र होगा, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए दिखते हैं कि बीमारू राज्य से एक बेहतर राज्य बनाने के लिए जिस तरीके से हमने काम किया है, उसी तरीके से दिल्ली को भी अब चूंकि राजधानी है तो चमकाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन मुख्य मुद्दा है जनता का, कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर केंद्र सरकार ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने और राज्य सरकार ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, दिल्ली की जनता का कितना विकास हुआ है, इस पर चर्चा होने की बारी है। और इस चुनाव में यह भी देखा जाएगा कि जो भी पार्टी अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है उसको जनता कितना पसंद करती है। अगले महीने यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव का तारीखों का ऐलान हो सकता है और उससे पहले दिल्ली का सियासी पारा फुल मूड में चढ़ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं, क्योंकि सभी को पता है कि दिल्ली का दरबार यानी दिल्ली का ताज अगर सर पर सजाना है तो जनता का फुल मूड चेक करना है कि जनता के दिल में आखिर है क्या। अपने अगले शो में राजनीति के किसी ज्वलंत मुद्दे पर ऐसे ही बात होगी और उन मुद्दों की बात होगी जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।